नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 15। यदि आप 15 में से 12 क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है, अन्यथा अभी आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, शिक्षार्थियों से मतलब हमारा है विद्यार्थियों से मतलब है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए जिससे वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, या फिर व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और ऑप्शन डी में है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें क्या होगा। तो यदि यहाँ पर आपने चुना था ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए साथियों, शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षक जो कुछ कक्ष में व्याख्या देता है वो स्पष्ट हो, जिससे क्या है विद्यार्थी उसे आसानी से ग्रहण कर सकें और समझ सकें। ठीक है, और साथ साथ शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के साथ चर्चा भी करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। सक्रियबद्धता का बताना है क्या अर्थ है कक्ष के संदर्भ में। तो सक्रियबद्धता का अर्थ होता है कि सबसे पहले आप जांच पड़ताल करें, फिर उसके बाद प्रश्न पूछें और वाद विवाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। इस सक्रियबद्धता का अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है बच्चे सबसे अधिक सृजनशील कब होंगे। ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। तो ध्यान रखना साथियों, बच्चे सर्वाधिक सृजनशील जब होंगे जब वो अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। ठीक है, जब वो अपनी रुचि से लेंगे। यदि वो किसी के डांट से या दबाव में आकर करेंगे या पुरस्कार के लिए करेंगे तो सर्वाधिक सृजनशील नहीं होंगे जब तक वो अपनी रुचि से उस गतिविधि को ना करें। तो अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यदि साथियों क्लास पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा से मतलब है हमारा जहां पर जिस कक्षा में बहुत सारी भाषा के बच्चे हों, हिंदी के भी हो, इंग्लिश के भी हो, पंजाबी के हो, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन है परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा। तो ध्यान रखना, शिक्षक के द्वारा बहुभाषी कक्षा को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता को सूचक हैं। ठीक है, नहीं भैया, ऐसा नहीं कि गलती हुई है तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि बच्चा या शिक्षार्थी या विद्यार्थी द्वारा कोई गलती होती है या त्रुटि होती है तो शिक्षक को
उनके चिंतन के समझने के अवसर के रूप में वो गलती देखी जानी चाहिए कि आखिर जो विद्यार्थी है वो से परेशानी कहाँ हो रही है, उसकी समस्या क्या है, और उसकी समस्या को पहचान कर उसका निदान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आ जाते हैं। खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, युंग, पावलोव या फिर पियाजे। तो साथियों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जीन पियाजे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इसके बाद कहा गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना? नहीं भैया, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ नहीं होता भाई। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, ये बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, अर्थात जो कक्षा का वातावरण है, विषय का चुनाव है और पाठ्यक्रम है, यह छात्रों के अनुकूल भी होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन। देखिए भाई, यदि बच्चे को कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान करेगा शिक्षक, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो भैया इससे जटिल परिस्थिति को सॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई भी सहायता ना देकर, ये तो हो नहीं सकता। उस पर एक भाषण देकर, भैया भाषण देने से कुछ होता है क्या? ठीक है, ये जो कामचोर टीचर होते हैं उनका काम होता है भाषण देना। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन डी में है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। यदि कोई जटिल समस्या है तो सबसे पहले क्या करेगा शिक्षक? उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा, फिर उसके बाद निर्देश लिखेगा कि आपको इनको सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरह से जो बच्चों की समस्या है वो दूर होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और देखिए साथियों, यदि मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाता हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने में। और वास्तव में सही बात है, यदि आप समझ के साथ कोई बात पढ़ते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। और प्रश्न यदि घुमा भी दिया जाता है एग्जाम में तो भी आप उसे सॉल्व कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, आप उसे रटे मत। रटने की बजाय आप उसे समझने का प्रयास करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सॉरी प्रश्न क्रमांक 9 है, कोई बात नहीं। चलिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से मतलब क्या है भैया? शिक्षार्थियों से मतलब होता है विद्यार्थी। अब यहाँ पर बताएं 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। देखिए सही बात है, यदि कोई शिक्षार्थी है या कोई विद्यार्थी है, उसने जिस रूप में ज्ञान को ग्रहण किया है वो उसी रूप में उसको व्याख्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो बच्चा है या शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है वो अपने अनुभव के द्वारा उस पर व्याख्या करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कुछ सुना आप किसी से भी और मैं व्याख्या करूंगा
तो अपने अनुभव के रूप में उसको व्याख्या करूंगा, ठीक है, ना कि मैं उससे ज्यों का त्यों बोलूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब कोई व्याख्या करता है तो वह अपने अनुभवों की व्याख्या ही करता है, और यदि वो ज्यों का त्यों करता है तो भैया रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या फिर समान रहता है। और साथियों यदि आपका स्कोर कम रहता है, इसमें 15 क्वेश्चन में से मान लो आपके 8 या 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अभ्यास करते रहना है। आप 15 में से 15 अंक भी लाएंगे, ये बात अवश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो जो सीखने का वक्र होता है वो बेहतर होता है। क्या होता है? सीखने का वक्र बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि आप समूह में किसी समस्या पर चर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के विचारों से परिचित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। देखिए सही बात है, जो विकास की गति है, मेरी विकास की गति अलग है, आपकी अलग है, किसी तीसरे व्यक्ति की अलग है। हर व्यक्ति की जो विकास की गति है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो विकास है साथियों यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इसके बाद, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है साथियों यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखें साथियों यहाँ पर ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना आप लोग, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्याप्त तक चलती रहती है। और विकास कई प्रकार का होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, ठीक है। तो और जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। क्या कहा गया है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आप लोगों ने देखा होगा हर व्यक्ति में भिन्नता होती है। मुझ में कुछ अलग क्वालिटी है, मेरे भाई में कुछ अलग क्वालिटी है, मेरा जो फ्रेंड है उसमें कुछ अलग क्वालिटी है। मतलब ये एक दूसरे में क्या है, भिन्नता होती है। तो क्यों होती है भिन्नता? ये भिन्नता होती है हमारी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। इसके बाद, और साथियों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। चलिए, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण? तो ध्यान रखना, बच्चों के सामाजिकरण में जो परिवार है यह मुख्य भूमिका निभाता है और परिवार को ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अब देखें यहाँ पर प्याजे की जो अवस्थाएं अलग अलग ही लिखी हुई हैं, बताना है कौन सी अवस्था की जो विशेषता है वो लिखी हुई है सामने, कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने का योग्य। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि हमने व्याख्या सहित पढ़ लिए हैं।
आप लोगों ने कितना स्कोर किया है हमें कमेंट करके अवश्य बता दें, और क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो या क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में इसी तरह की और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।